एपिसोड 71 टू 80। अध्याय 71। ये सब उसकी गलती थी। उसके चुंबन से वह बेकाबू हो रही थी। वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं पा रही थी और उसकी सिसकियां उसे भी बेकाबू कर रही थीं। वह खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। एक हाथ से उसका सिर थामे हुए, तभी दूसरा हाथ जो उसकी पीठ पर था उसकी पीठ पर घूमने लगा। उसकी छुअन अपनी पूरी पीठ पर महसूस करते हुए मिंग ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। उसे अपने शरीर में गर्मी महसूस हो रही थी। यह एहसास उसके लिए असहनीय था। जब उसने अपने बाल पकड़े तो लीवेई और भी साहसी हो गया। उसका हाथ उसकी पीठ से फिसलकर उसकी जांघों तक पहुंच गया। उसने अपना हाथ उसकी पोशाक के नीचे डाल दिया। जब उसके ठंडे हाथों ने उसकी नंगी त्वचा को छुआ तो वह कांप उठी। चुंबन जारी रखते हुए उसने उसकी कपकपी महसूस की। उसने उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए अपनी आंखें खोली और आश्चर्य की बात यह थी कि उसने उसे धक्का नहीं दिया। इसके बजाय उसकी आंखें बंद थीं और जैसे जैसे वह कांप रही थी उसके चेहरे का भाव मोहक और आकर्षक था। उसके हाथ उसकी जांघों पर घूम रहे थे। लीवेई ने चुंबन तोड़ा और उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए चुंबन देने लगा और उसके शरीर पर निशान बनाने लगा। मिंग ने भी उसे और जगह देने के लिए अपना सिर पीछे झुका लिया। उसने उसकी गर्दन और कॉलरबोन पर चुंबन दिए। उसकी दूधिया सफेद त्वचा अब लाल निशानों से ढकी हुई थी जो उसी ने बनाए थे। उसके हाथ उसके गुप्तांगों तक पहुंचने ही वाले थे कि मिंग अचानक चौंक कर उठ बैठा। उसने हैरानी भरे भाव से उसकी ओर देखा और अपनी पोशाक के नीचे छिपे उसके हाथों की ओर देखा। उसने भी उसकी नज़र का पीछा किया और पाया कि वह उसके हाथ को देख रही है। उसने उलझन भरी नज़रों से उसकी ओर देखा। वह उसकी ओर पलके झपकाता रहा, उसकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक क्यों रुक गई। वह अधीर हो रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत किया क्योंकि उसने ही तो उसे कहा था कि जब चाहे उसे रोक सकती है। वह एक सज्जन व्यक्ति था। फिर उसने मन ही मन बड़बड़ाया, ये सज्जनता क्या बकवास है। ये शिष्टाचार उसे जीवन भर पवित्र रखेगा। उसने गिड़गिड़ाती निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने अपने हाथ उसके वस्त्र से नहीं हटाए। मिंग चुंबन में मग्न थी कि अचानक उसे वहां कुछ चुभने का एहसास हुआ। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब दोबारा चुभन हुई तो उसे अचानक सब समझ आ गया। वह सदमे से उछल पड़ी और चुंबन तोड़ दिया। फिर उसने देखा कि उसके हाथ उसकी पोशाक के नीचे हैं। उसे एहसास हो गया था कि वे नियंत्रण खोने की कगार पर हैं। शुक्र है कि उसे कुछ भी होने से पहले ही यह एहसास हो गया। उसने राहत की सांस ली। वह उससे अलग हुई और असहज भाव से उसके बगल में बैठ गई। उसने अपने कपड़े समेटे और बाल संवारे। वह उसे असहज और भ्रमित भाव से देख रहा था। उसकी निगाहें उस पर पड़ते देख उसने कहा, हम अभी भी कार में हैं। ये कहते हुए उसने अपना चेहरा हथेली से छुपा लिया। आह, वह कितनी शर्मिंदा थी। वह कैसे पहल करके उसे चूम सकती थी, और वह भी कार में। उफ, क्या वो सोचेगा कि मैं एक आसान औरत हूं? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं उसकी पत्नी हूं और अगर मैं उसे चूमूंगी नहीं तो कौन चूमेगा? लेकिन हम लगभग कार में ही भिड़ गए थे। उफ, ड्राइवर ने सब कुछ देख लिया होगा, इसीलिए तो पर्दा हटा हुआ था। उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। वह किसी का सामना करने से बहुत शर्मिंदा थी। उसने सोचा, ये सब उस शराब की वजह से है। मैं इसे फिर कभी नहीं पीऊंगी। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह शराब की गलती नहीं है, ये लीवेई की गलती है क्योंकि वह इतना सुंदर है। फिर उसने अपने हाथ नीचे कर लिए और गुस्से से तिरछी नजर से उसे देखा। ये सब उसकी गलती थी। लीवेई ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि वह शर्मिंदा थी क्योंकि वे कार में ऐसा कर रहे थे और ड्राइवर भी मौजूद था। वह गुस्से से दांत पीस रहा था। काश वह ड्राइवर वहां न होता तो उनका रिश्ता एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया होता। उसने मिंग की तरफ देखा, फिर अपने छोटे भाई की तरफ देखकर मन ही मन बड़बड़ाया, ये औरत हमेशा मुझे उत्तेजित करती है और फिर बीच में ही छोड़ देती है। यही सबसे बड़ा पाप है जो कोई कर सकता है। वह हमेशा मुझे आधा उत्तेजित ही छोड़ देती है। फिर उसने ठंडे पानी की बोतल उठाए और बड़े बड़े घूंटों में पूरी बोतल पी गया। मिंग ने उसकी हताश निगाहों को देखा, लेकिन उसे अनदेखा करते हुए खिड़की से बाहर देखने लगी। उसे अपराधबोध हो रहा था, पर शर्मिंदा होने से बेहतर अपराधबोध होना था। उसने आह भरी। उसने सोचा, ये सब जिमिन के शरीर की वजह से है। उसके शरीर में आत्मनियंत्रण नहीं है। जरूर उसी की वजह से मैं हमेशा अपना आपा खो देती हूँ। क्योंकि पिछले जन्म में मैं अपनी शादी की रात को छोड़कर पूरे जीवन भर पवित्र और शुद्ध रही।
उसके बाद मैंने कभी किसी पुरुष के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन अब मैं हमेशा उसकी खूबसूरती से प्रभावित हो जाती हूँ। कुछ देर बाद गाड़ी रुक गई। ड्राइवर ने हिचकिचाते हुए बताया कि वे घर पहुंच गए हैं। ये सुनकर मिंग ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बिना उसकी तरफ देखे दौड़कर घर के अंदर चली गई। जब लीवेई कार से उतरा तो उसने उसकी छवि को देखा जो खरगोश की तरह दौड़ रही थी। उसने गहरी सांस ली और उसके पीछे पीछे चलने लगा। अध्याय 72 मैं अब भी कुंवारी मरियम की तरह क्यों हूं। जब जी मिंग विला में दाखिल हुई तो वह सीधे अपने कमरे की ओर भागी। मुख्य हॉल में मौजूद नौकरों ने उसकी बिखरी हुई हालत और फैली हुई लिपस्टिक देखी। हालांकि उसने इसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन मैट लिपस्टिक होने के कारण मेकअप रिमूवर के बिना ये साफ नहीं हो सकती थी। उसके बाल उलझे हुए थे और कपड़े भी सिकुड़े हुए थे। उन्होंने ये भी देखा, उफ, उसकी गर्दन पर लाल निशान। जब लीवेई घर में दाखिल हुआ तो उसने उसे ऊपर की ओर भागते देखा। नौकरों ने भी उसकी हालत पर ध्यान दिया। उसकी हालत मिंग जैसी ही थी। कपड़े अस्त व्यस्त थे, उसके होठों पर लिपस्टिक लगी थी, बाल बिखरे हुए थे। उन्होंने उसे देखा और फिर आपस में हंसने लगे। उनकी निगाहें उस पर पड़ते देख उसने उन्हें घूर कर देखा और वे अपने काम पर लौट गए। फिर वह उसके कमरे की ओर चल पड़ा। जब वह उसके कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा बंद था, पर ताला नहीं लगा था। वह कमरे के अंदर गया, लेकिन मिंग वहां कहीं नहीं थी। तभी उसे बाथरूम से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह चौंक गया। वह बाथरूम की ओर गया और अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि मिंग टॉयलेट सीट के पास बैठी उल्टी कर रही थी और अपने बालों को पीछे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत ज्यादा पी लिया था। उसने आह भरी और उसकी ओर बढ़ा। उसने उसके बाल पकड़े और उसकी पीठ थपथपाई। जब ये सब हो गया तो उसका शरीर कमजोर पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर शराब पीने के बाद ऐसा होता है तो मैं इसे नहीं पीना चाहती। फिर उसने लीवेई की तरफ देखा जो उसके बाल पकड़े हुए था। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। आह, ये लड़का ही क्यों हमेशा मुझे मेरे सबसे बुरे हाल में देखता है। उसने उसका शर्मिंदा चेहरा देखा और मुस्कुरा दिया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे नहाना है, इसलिए आप बाहर जाए, उसने उससे कहा और उसे बाहर धकेल दिया। जब उसे बाहर फेंक दिया गया तो उसने सोचा, क्या मैं यहाँ सिर्फ उसके बाल पकड़ने के लिए ही हूँ। काम के बाद उसने मुझे ऐसे ही बाहर निकाल दिया। हाँ, वो भूल रही है कि मैं कौन हूँ। मैं जिन लिवेई हूँ। लड़कियां मेरे साथ रहने के लिए तरसती हैं, लेकिन ये लड़की कितनी एहसान फरामोश है। उसे अपने पास जो है उसकी कदर नहीं है। हम्फ, उसका इंतजार करने के बजाय वह खुद नहाने चला गया। जब मिंग बाथरूम से बाहर निकली तो उसने देखा कि कमरा खाली है। वह ड्रेसिंग टेबल के पास गई और अपने बाल सुखाने लगी। बाल सुखाते हुए वह शीशे में अपने होठों को निहार रही थी। तभी अनजाने में उसने अपनी उंगलियों से अपने होठों को छुआ और मुस्कुरा दी। हालांकि उसे शर्म आ रही थी कि उसने पहल करके उसे चूमा, लेकिन उसे अच्छा लगा। जब वह उस चुंबन को याद करने में मग्न थी, तभी कोई उसे स्नेह भरी निगाहों से देख रहा था। लीवेई दरवाजे पर खड़ी होकर उसे देख रही थी। जब उसने उसे अपने होठों को छूते हुए और आंखों में कोमलता लिए देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में कोमल और प्रेम भरा भाव था। फिर वह उसकी ओर बढ़ा और उसे पीछे से गले लगा लिया। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब उसके पास आ गया, लेकिन जब उसने अचानक उसे गले लगाया तो वह डर के मारे उछल पड़ी। उसने उसकी घबराहट भांप ली और धीमी आवाज में कहा, शश, मैं हूं, डरो मत, और अब भी उसकी कमर को गले लगाए हुए शीशे में से उसकी ओर देख रहा था। मिंग ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन सोचा, मुझे तो तुमसे ही डरना चाहिए। जब उसने उसे गौर से देखा तो उसकी निगाहें उससे हट ही नहीं रही थीं। वह बेहद आकर्षक लग रहा था। सच कहूं तो कैजुअल कपड़ों में वो ज्यादा आकर्षक लग रहे हैं, उसने मन ही मन सोचा। उन्होंने सफेद टी शर्ट और काले पजामा पहने हुए थे। उनके बाल गीले थे और नहाने के बाद वो एकदम तरोताजा लग रहे थे। उनके शरीर से शावत जेल की खुशबू आ रही थी। उनके चेहरे का हर इंच उनकी खूबसूरती बयां कर रहा था। जब उसने उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी लार निगल ली। उसने उसकी इस हरकत को देखा और मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, देखो, मैंने तुमसे कहा था, मैं इतना आकर्षक हूं कि संभालना मुश्किल है। फिर उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। तुम यहाँ दोबारा क्यों आए हो? उसने पूछा। मैं तुम्हें ये देने आया था, उसने उसे पे देते हुए जवाब दिया। उसने उलझन भरे भाव से उस बोतल को देखा, फिर उसकी ओर। वह हंसा और गंभीरता से बोला, ये हैंगओवर दूर करने वाला पे है। इसे पी लो, इससे तुम्हारा हैंगओवर ठीक हो जाएगा। नहीं तो सुबह तुम्हें तेज सिर दर्द होगा।
नहाने जाने से पहले उसने बटलर को हैंगओवर दूर करने वाला पिलाने के लिए कहा। उसने उसकी तरफ देखा और सोचा, ये कितना विचारशील है। फिर उसने चुपचाप पूरी बोतल एक ही बार में पी ली। उसने अपना चेहरा पोंछा और उसे दे दी। वह मुस्कुराया और उससे वह बोतल ले ली। फिर अचानक उसकी आंखों का भाव बदल गया। उसने शैतानी निगाहों से उसकी ओर देखा और उसकी ओर झुक गया। वह ये बात समझ गई और उसे धक्का देते हुए बोली, मैंने ये पी लिया है, अब अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए अब जाओ। उसने जम्हाई लेते हुए और उसे धक्का देते हुए कहा। वह सचमुच थक चुकी थी, उस पूरे ड्रामे और उस शराब की वजह से। अब उसमें उसका मनोरंजन करने की कोई ऊर्जा नहीं बची थी। उसने उसकी तरफ देखा और भौहें चढ़ा लीं। उसने गिड़गिड़ाती निगाहों से उसकी तरफ देखा, लेकिन मिंग ने उसकी विनती अनसुनी कर दी और उसे धकेलती रही। जब वे दरवाजे पर पहुंचे, बाहर जाने से पहले उसने फिर उसकी तरफ देखा। वह बाहर नहीं जाना चाहता था। वह उसके साथ सोना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन ये लड़की हमेशा उसकी भावनाओं को अनदेखा करती थी। उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। उसने दरवाजे की तरफ देखा, जो उसके चेहरे पर बंद हो गया था, और आह भरी। मेरी पत्नी है, लेकिन मैं अब भी ब्रह्मचारी हूँ। लिया को भी इस क्षेत्र में मुझसे ज्यादा अनुभव है, लेकिन उसे धरती पर स्वर्ग का अनुभव क्यों नहीं मिला? मैं अब भी कुंवारी मरियम की तरह क्यों हूँ? उसने गहरी सांस ली और अपने कमरे में लौट गया। अध्याय 73। मिंग, कृपया जाग जाओ। जी राजवंश। जी चेंग अपने अध्ययन कक्ष में शराब में डूबा हुआ था। कमरा अंधेरा था और वह शराब की 2 बोतलें पी चुका था। वह शराब के सहारे अपना दर्द भुलाने की कोशिश कर रहा था। आज पूर्णिमा का दिन था और जैसा कि उसने महारानी से वादा किया था, अगर झाओमिंग नहीं जागी तो उसे शियाओली को महारानी का पद देना होगा। वह किसी और को महारानी नहीं बनाना चाहता था। केवल वही महारानी हो सकती थी, उसकी महारानी। इसके अलावा उसे अब भी नहीं पता कि वह कब जागेगी, या जागेगी भी या नहीं। उसे इस बात का पछतावा था कि जब वह उसके पास थी, तब उसने सारी गलतफहमियां दूर नहीं की। डॉट 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 डॉट। जब उन्होंने उसे पहली बार महल में देखा जब वे युवा थे, तो उन्हें उससे प्यार हो गया। उस समय उनके ज्यादा दोस्त नहीं थे और वे हमेशा अपने कमरे में पढ़ाई करते थे, क्योंकि राजकुमार होना आसान नहीं होता। उन्होंने राजनीति, गणित, अर्थशास्त्र सब कुछ पढ़ा, लेकिन महल में भावनाओं और प्रेम को सीखना सबसे कठिन होता है। उसे देखने से पहले वह प्यार शब्द से वाकिफ नहीं था, लेकिन जब उसने उसे बगीचे में फूलों और तितलियों के साथ खेलते देखा, तो उसके अंदर कुछ अजीब सा एहसास हुआ। ये भावनाएं उसके लिए बिल्कुल नई थीं। उसकी मुस्कान उसे भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाता। उसे पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया। सब कुछ भूलकर मिंग तितलियों के साथ खेलने में मग्न थी। जब वह अपने पिता के साथ सम्राट से मिलने गई, तो जी चेंग भी उनके पीछे पीछे गया। वह अपने दादा से मिलने गया था, तभी उसने उसे भी वहां देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह उसे भी वहां देखेगा। जब सम्राट उसके पिता से बात कर रहे थे, तब वह छुपकर उसे देख रहे थे। उन्हें लगा कि उनकी नज़र किसी ने नहीं देखी, लेकिन एक व्यक्ति था जो सब कुछ देख रहा था। और वह व्यक्ति उनके दादाजी थे। जब बूढ़े सम्राट ने उसे इस तरह देखते हुए देखा, तो वे मुस्कुरा उठे। आखिरकार वह आदमी इंसान बन रहा है। क्योंकि जी चेन की माँ उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत सख्त थी और हमेशा उसे उत्तराधिकारी के रूप में सर्वश्रेष्ठ विकल्प बनाना चाहती थी। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह महारानी का पुत्र था, बल्कि इसलिए कि उसमें इस सिंहासन को संभालने की क्षमता थी। वह सबको ये साबित करना चाहती थी कि उनका पुत्र सिंहासन संभालने में सक्षम है। वह नहीं चाहती कि महल की राजनीति या प्रतिस्पर्धा के सामने वह कमजोर पड़ जाए, क्योंकि सिंहासन पर कब्जा करना आसान काम नहीं है। जब बूढ़े सम्राट ने उनकी निगाह देखी, तो उन्होंने झाओमिंग और जी चेन को सिंहासन पर बिठाने का फैसला किया। उनकी शादी तब होगी जब वे विवाह योग्य आयु प्राप्त कर लेंगे। जब जी चेन को झाओमिंग के साथ अपने राज्याभिषेक की खबर मिली, तो वह बहुत खुश हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके दादाजी उसकी पसंद की लड़की से उसकी सगाई करवा देंगे। वह उसके साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन अगले ही दिन उसे अपने सैन्य प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। एक लड़का जो अभी अभी प्यार में पड़ा था, उसे कठोर सैन्य प्रशिक्षण के लिए दूर भेज दिया गया। अपनी भावनाओं से बेखबर झाओमिंग खुश थी, क्योंकि वह भी जी चेन को पसंद करती थी। जब उसने उसे कमरे में देखा, तो वह उसे बेहद सुंदर और सभ्य पाया। कुछ न जानते हुए वह भी उसे बार बार देख रही थी।
उसे लगा कि शायद सिर्फ वही है जो उसे पसंद करती है। उसे उसके सैन्य प्रशिक्षण के लिए जाने की खबर मिली, लेकिन वह उससे मिल नहीं सकी। वह दुखी थी, लेकिन ये सोचकर खुश भी थी कि उसके लौटने के बाद उनकी शादी हो जाएगी। 7 साल बाद जब वह लौटा तो मांसपेशियों से भरे और निर्मम स्वभाव वाले लड़के से वह एक जवान आदमी बन चुका था। अब वह 22 साल का था और सैन्य प्रशिक्षण ने उसे क्रूर और भावनाहीन बना दिया था। लौटने के बाद जब उसने उसे पहली बार देखा तो वह उनके विवाह की रस्मों के दौरान था। वह उसे देखता ही रह गया। अब वह 17 साल की युवती बन चुकी थी और बहुत बदल गई थी। वह और भी खूबसूरत हो गई थी, वह उसे पहचान ही नहीं पाया। वह उसे लगातार देखता रहा। उसकी मां ने उसका यह व्यवहार देख लिया। उसे झाओ मिंग पसंद नहीं था क्योंकि वह अमीर परिवार से नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़ा आदमी क्यों चाहता है कि उसके बेटे की शादी इस गरीब लड़की से हो। उसके पास न तो रुतबा था, न शिष्टाचार, न राजसी तौर तरीके और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह शादी उसके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं थी। वह उससे खुश नहीं थी और अब उसका बेटा भी उसे पसंद करने लगा था। यही झाओमिंग के प्रति उसकी नफरत का सबसे बड़ा कारण बन गया। शादी के बाद, दादा की मृत्यु के बाद उन्होंने सिंहासन संभाला। उन्हें उससे ठीक से बात करने का समय नहीं मिला। उन्हें कभी भी अपने दिल की बात कहने का मौका नहीं मिला। कुछ सप्ताह बाद वह युद्ध में चला गया और 1 वर्ष बाद वापस लौटा। वह अपने साथ शियाओली को लेकर लौटा, जिससे उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए विवाह किया था। उसे 1 वर्ष में उसकी मां ने झाओ मिंग को एक मूर्ति बना दिया था। अब वह उसकी झाओ मिंग नहीं रही, जो हमेशा मुस्कुराती थी और जहां भी जाती थी खुशियां बिखेरती थी। उसकी मां ने उसका जीवन एक जेल जैसा बना दिया था। वह अब एक महारानी थी, लेकिन उसकी झाओ मिंग नहीं। वह शांत स्वभाव वाली एक सुंदर महिला थी, लेकिन खुश नहीं थी। वह बिना किसी भावना के केवल महल के नियमों का पालन कर रही थी। अब उसके भीतर केवल दर्द और उदासी ही बची थी। जब उसने उसके पीले चेहरे को देखा, जो तमाम एक्सेसरीज और भारी कपड़ों से सजा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, तो उसने भौहें चढ़ा ली। इस पूरे साल में उसने क्या क्या अनुभव किया था। वह उसके पास जाना चाहता था, लेकिन उसकी मां हमेशा उसे रोकने के लिए कुछ न कुछ कर देती थी। उसकी मां चाहती थी कि वह शियाओली का ख्याल रखे क्योंकि वह एक प्रतिष्ठित परिवार से थी और उसने उसकी स्थिति मजबूत करने में मदद की थी। उसे उसके साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता था क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त रहता था, क्योंकि वह अभी अभी युद्ध से लौटा था और उसे और भी कई काम निपटाने थे। वह इतना व्यस्त था कि शियाओली के कमरे तक नहीं जाता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि शियाओली उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी दिखती है। जब उसकी मां ने उसे बताया कि झाओ मिंग ने एक गार्ड के साथ उसके साथ बेवफाई की है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब उसने उस गार्ड को उसके कमरे में जाते और 2 घंटे बाद अस्त व्यस्त कपड़ों में वापस आते देखा और फिर खुद भी उसी कमरे से लौटी, तो उसका चेहरा उतर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह उसके साथ ऐसा करेगी। उसे तो लगता था कि वह भी उससे प्यार करती है। उसे यह नहीं पता था कि गार्ड और झाओ मिंग को शियाओली ने धोखा दिया था और जो कुछ उन्होंने देखा वह उसकी योजना थी। उसने महारानी को अपनी बातों पर विश्वास दिलाया और महारानी ने सम्राट को बता दिया, जिसके कारण सम्राट ने उस गार्ड को विद्रोही समझकर मार डाला, अन्यथा उसे सम्राट को धोखा देने के लिए झाओ मिंग को मारना पड़ता, क्योंकि यह सबसे बड़ा पाप था और उसके पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। वर्तमान में लौटते हुए उसे अभी भी शियाओली की चाल के बारे में पता नहीं है, लेकिन उसे विश्वास है कि झाओ मिंग उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसने उसकी आंखों में देखा तो वे चीख चीख कर बता रही थी कि वह निर्दोष है। वह उसे और अधिक दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने कुछ समय के लिए दूरी बनाए रखी ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके। वह अपने गुस्से के कारण उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आत्महत्या करने की कोशिश करेगी और कुछ भी स्पष्ट होने से पहले ही उसे इस हालत में देखना पड़ेगा। वह उसे बताना चाहता था कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला। वह अपना सारा दर्द भुलाने के लिए शराब पी रहा था। वह बस यही चाहता था कि वह जाग जाए। वह जोर से चिल्लाया, मिंग कृपया जाग जाओ। अध्याय 74। वह जाग उठी। रात गहरी और उदास थी, केवल गरज चमक की आवाज सुनाई दे रही थी। तेज बारिश हो रही थी, बाहर कोई नजर नहीं आ रहा था। गरज और बारिश की आवाज रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। तेज हवा चल रही थी और बारिश हो रही थी। जानवर और पक्षी आश्रय के लिए इधर उधर भाग रहे थे। मिंग के कक्ष में एक लड़की पीले चेहरे के साथ बिस्तर पर लेटी थी। वह झाओ मिंग थी।
उसकी दासी लू शी उसके बिस्तर के पास सो रही थी। वह हमेशा उसकी हालत पर नजर रखने के लिए उसके कमरे में सोती थी। वह एक ठंडी रात थी जिसमें तेज आंधी तूफान आ रहा था। उसे ठंड लग रही थी लेकिन वह उठी नहीं। वह पूरे दिन महारानी की देखभाल करते करते बहुत थक गई थी। वह रोते रोते सो गई क्योंकि उसने दासियों से सुना था कि महारानी का पद शियाओली को दिया जाएगा। वह अपनी पत्नी के बारे में बहुत दुखी थी। जब वह गहरी नींद में थी तो उसके बगल में बिस्तर पर लेटी लड़की हिली। उसने अपनी उंगलियां हिलाईं। वह अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन खोल नहीं पा रही थी। उसे याद आया कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने अपनी यादें झाओमिंग को दे दी थीं, जो अब शिमिंग के रूप में रह रहा था। उसके बाद वह गायब हो गई। उसने सोचा कि वह मर जाएगी और स्वर्ग चली जाएगी। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार वह अपनी आंखें खोल पाए। उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ था और उसे ठंड लग रही थी। तेज हवा के कारण खिड़की खुली थी और बारिश के पानी से वह भीग गई थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे केवल अंधेरा ही दिखाई दिया। आंधी तूफान के कारण चंद्रमा छिपा हुआ था, इसलिए प्रकाश की एक भी किरण नहीं थी। वह असमंजस में थी। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या यही परलोक है? क्या मैं सचमुच मर गई? उफ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। मैंने अभी तक ब्रांड सी का नवीनतम ड्रेस कलेक्शन भी नहीं खरीदा था, लेकिन मेरे साथ ये क्या हो गया? मुझे अपना शरीर उस झाओ मिंग को सौंपना पड़ रहा है। मैं इतनी बदनसीब क्यों हूँ? वह मन ही मन रोई। फिर उसने चारों ओर देखा। मुझे स्वर्ग या पूर्व जीवन के पुल तक ले जाने वाला कोई नहीं है। आमतौर पर नाटकों में दिखाया जाता है कि आत्मा को ले जाने के लिए यमराज होता है, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्या मुझे उन्हें खुद ही ढूंढना होगा? उसने मन ही मन सोचा। कितनी कठिन जिंदगी है शी मिंग, उसने मन ही मन सोचा। लू शी ने आवाज सुनी लेकिन उसे लगा कि यह उसकी कल्पना है, क्योंकि इस कमरे में झाओ मिंग के साथ रहते हुए उसे कई बार इस तरह के मतिभ्रम हुए थे। थान झाओ मिंग ने बिस्तर से उठने की कोशिश की। उसके लिए उठना बहुत मुश्किल था और इतनी देर तक, और वह भी सख्त बिस्तर पर सोने के कारण उसकी पीठ में भी दर्द हो रहा था। वह बिस्तर से उठी और जैसे ही उसने अपना पैर नीचे रखा, गलती से उसका पैर फर्श पर सो रही लड़की पर पड़ गया। वह डर के मारे उछल पड़ी और चीखी। आह! लड़की की भी ऐसी ही प्रतिक्रिया हुई। वह सो रही थी, तभी अचानक किसी ने उस पर पैर रख दिया। वह डर के मारे आंखें खोलकर देखने लगी और उसने सफेद पोशाक पहने एक लड़की को देखा, जिसके बाल खुले हुए थे और चेहरा ढके हुए थे। वह भी डर के मारे उछल पड़ी और चीख पड़ी। दोनों एक साथ चीख पड़ी। उनकी चीखों से लगभग पूरा महल जाग उठा। बाहर पहरा दे रहे पहरेदार दौड़ते हुए अंदर आए। सफेद पोशाक पहने, खुले बालों वाली उस लड़की को देखकर वे भी चीख पड़े, आह भूत आह! इस शोर शराबे से मिंग डर गई। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या मैं भूत बन गई हूँ? हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे पता है मैं आध्यात्मिक नहीं थी, लेकिन आप मुझे भूत बनाकर इस तरह सजा नहीं दे सकते। मैं सबसे सुंदर लड़की थी और आपने मुझे भूत बना दिया। क्या ये न्यायसंगत है? जब लू शी अपनी काल्पनिक दुनिया में खोई हुई थी, तभी उसे लालटेन मिली और उसने उसे जला दिया। जब अंधेरे कमरे में पीली रोशनी फैली तो उन्हें लड़की का चेहरा धुंधला सा दिखाई दिया। जब मिंग ने उसके चेहरे से बाल हटाए तो लू शी खुशी से चिल्लाई, महारानी! वह उसके पास आए और रोते हुए उसे कसकर गले लगा लिया। झाओ मिंग लगभग पीछे की ओर लड़खड़ा गई। संतुलन बनाने की कोशिश करते हुए उसने उस प्यारी सी छोटी बच्ची को धक्का देने की कोशिश की। वह उसे यूमेई की याद दिला रही थी, लेकिन वह उसे इतनी कसकर गले लगाए हुए थी कि उसे दूर नहीं धकेल पा रही थी। फिर उसने संघर्ष करना बंद कर दिया और वहीं खाली निगाहों से खड़ी रही। वह अब भी इस बात को लेकर असमंजस में थी कि आखिर हो क्या रहा है? क्या मैं भूत नहीं हूँ? ये लड़की मुझे गले क्यों लगा रही है और मुझे महारानी क्यों कह रही है? क्या ये भी भूत है? क्या मैं भूतों की सरदार हूँ? उसने मन ही मन सोचा। उसके मन में तरह तरह के बेतुके विचार आ रहे थे। पहरेदार भी अचंभित थे। महारानी ऐसे ही अचानक कैसे जाग उठी? क्या वह भूत है? वे सोचने लगे, क्योंकि शाही चिकित्सक ने बताया था कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन वह ऐसे ही कैसे जाग उठी? वे मुख्य हिजड़े को सूचना देने गए। ये सुनकर वह भी अचंभित रह गया। वह महाराज को सूचना देने गया, लेकिन उन्हें शराब के नशे में मेज पर बेहोश पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर वह महाराज के अंगरक्षक फैंग जू के पास गया। फैंग जू न केवल उनका अंगरक्षक था, बल्कि उनके मित्र समान भी था। जब उसने फैंग जू को बताया कि महारानी जाग गई हैं, तो उसे भी विश्वास नहीं हुआ।
इसलिए वह उनके साथ उनके कक्ष में गया और उन्हें वहां लूशी के साथ खड़ा पाया, जो उन्हें गले लगाकर रो रही थी। फैंग जू उसे काफी देर तक देखता रहा, फिर होश में आकर उसने हिजड़े की ओर मुड़कर कहा, महाराज के जागने तक ये खबर इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। कल महाराज के जागते ही हम उन्हें सबसे पहले सूचित करेंगे। उससे पहले ये खबर किसी को नहीं मिलनी चाहिए, समझे? उसने सख्त स्वर में कहा। मुख्य हिजड़े ने सिर हिलाया और कमरे में मौजूद सभी लोगों की ओर देखा, उन्होंने भी सहमति में सिर हिलाया। फिर फैंग जू ने झाओ मिंग की ओर देखा और आदरपूर्वक झुकते हुए कहा, महामहिम, आप जाग गए हैं। मिंग ने उसे खाली निगाहों से देखा और कहा, महाराज। फिर उसने अपने कपड़ों और अपने आसपास के अजीब माहौल पर गौर किया। ये पुराने जमाने का कमरा था, जो चीनी मिट्टी के बर्तनों और प्राचीन वस्तुओं से भरा हुआ था। हर कोई एक अजीब भाषा बोल रहा था और उनके कपड़े भी बहुत अलग थे। उसने बहुत सोचने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। उसने ये सब झाओ मिंग की यादों से देखा था। उसने मन ही मन सोचा। अचानक उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। उसने धीमी आवाज में पूछा, मेरा नाम क्या है? उसने संदेह भरी नजरों से फैंग जू से सवाल किया। उसने असमंजस भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन जवाब दिया, महामहिम, आप जी राजवंश की महारानी झाओ मिंग हैं। उसने आदरपूर्वक कहा। वह जानता था कि महाराज उसका कितना सम्मान करते हैं और उसके प्रति असभ्य होने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। जब जी मिंग ने ये सुना तो वह चिल्लाए, धत तेरे की, क्या ये कोई बेवकूफ़ी भरा नाटक है? उसने अविश्वास से कहा। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह मर गई है, फिर जब उसे विश्वास हुआ और यहाँ तक कि उसका शरीर भी अब उसका नहीं था, तो उसने सोचा कि वह मर चुकी है और पुनर्जन्म लेकर नया जीवन पाएगी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वह जागेगी तो वह अतीत में होगी, और वह भी झाओ मिंग के शरीर में। वह जिन लिवेई की पत्नी जी मिंग थी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन अब वह झाओ मिंग के शरीर में आ गई थी। जब उसने अपनी यादें उसे दी तो उसे झाओ मिंग की यादें भी मिल गईं और वह उसके अतीत के बारे में भी जानती थी। उसे उस पर दया आई, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद यहाँ आएगी। सभी लोग अविश्वास भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। उन्होंने उसे कभी इस तरह व्यवहार करते नहीं देखा था, और वह ये अजीबोगरीब शब्द क्यों बोल रही थी? वह अचानक बेतहाशा हंसने लगी, आहा, कितना मजेदार है, सच में बहुत मजेदार है। वह बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसे इस तरह हंसते देख गार्ड और लूशी डर गए। बारिश और आंधी तूफान के कारण माहौल पहले से ही डरावना था और वह ऐसे हंस रही थी जैसे उस पर किसी भूत का साया हो। फिर अचानक वो रोने और चिल्लाने लगी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ये ठीक नहीं है। यहाँ न फोन है, न वाईफाई, न एयर कंडीशनर, न गाड़ी। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? वो वहाँ खुशी से रह रही थी और मुझे इन बेवकूफ़ों के साथ यहाँ फेंक दिया गया है। वाह! ये सब कहते हुए वो जोर जोर से रो रही थी। कमरे में मौजूद हर कोई अचंभित रह गया। क्या महारानी लंबे समय तक कोमा में रहने के बाद पागल हो गई हैं? वे सब मन ही मन सोचने लगे। अध्याय 75, मेरा कितना सौभाग्य है। जब मिंग को अपनी स्थिति का एहसास हुआ तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जिंदा रहने पर खुश हो या रातों रात अवांछित महारानी बन जाने पर रोए। वह पहले हंसने लगी और फिर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। उसने सभी पहरेदारों और बुरी तरह डरी हुई लूशी को देखा और फिर फैंग जू को देखा, जो उसे खाली निगाहों से घूर रही थी। उसने मन ही मन सोचा, कितना अच्छा भाग्य है मेरा। मेरी जिंदगी एक नाटक क्यों बन गई है जिसमें ये सब बेतुकी बातें घट रही हैं। मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। उसने उन डरे हुए लोगों को देखते हुए मन ही मन सोचा जो सोचते थे कि उस पर भूत सवार है। फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, तुम सब क्या घूर रहे हो? जाओ और सो जाओ, मैं थक गई हूँ। ये कहते हुए उसने उन्हें बाहर जाने का इशारा किया। सब उसे अविश्वास से देखने लगे। उनकी सभ्य और शांत स्वभाव वाली महारानी एक अभिमानी महिला की तरह व्यवहार कर रही थी। यह उसका स्वभाव नहीं था। पहले वह शांत और संयमित रहती थी और नौकरों सहित सभी के प्रति विनम्र थी। इसीलिए लोग उसे कमजोर समझते थे और कई नौकर श्याओली और महारानी के समर्थन के कारण उसका अपमान करते थे, लेकिन अब वह अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार कर रही थी। जब वे नहीं गए तो उसने उन्हें घूरते हुए कहा, क्या तुम लोग जा नहीं रहे हो? जब पहरेदारों ने उसका गुस्से वाला चेहरा देखा तो वे जल्दी से कमरे से निकल गए। वे किसी प्रेतग्रस्त भूत के हाथों मारे जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फैंग जू अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। झाओ मिंग, या यूं कहें कि शी मिंग, ने उसकी ओर देखा और अपनी भौहें ऊपर उठाईं।
उसे देखकर उसने आदरपूर्वक उत्तर दिया, महामहिम, क्या मैं शाही डॉक्टर को बुलाऊं? आप 1 सप्ताह से अधिक समय तक कोमा में रहने के बाद अभी अभी जागी हैं। उसने उसे संदेह भरी निगाहों से देखा और जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं। अब आप जा सकते हैं। उसने हाथ हिलाकर उसे विदा किया। फैंग जू ने उसके इस असभ्य रवैये को देखा और उसके व्यवहार से नाराज हो गया। वह सम्राट का सबसे करीबी अंगरक्षक और मित्र था, किसी ने भी उससे इस तरह बात नहीं की थी। यहाँ तक कि महारानी ने भी उसके साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया था, लेकिन वह उसके साथ एक तुच्छ सेवक जैसा बर्ताव कर रही थी। वह गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। उसने सोचा, मैं आज सुबह सम्राट को इस बारे में बताऊंगा। महारानी का सिर जरूर कहीं टकरा गया होगा, इसलिए उनका व्यवहार अजीब है। जब सब चले गए तो कमरे में केवल मिंग और लू शी ही रह गए। मिंग बिस्तर पर लेट गई और अपने सामने डरी हुई लड़की को देखने लगी। उसने उसे पास आने का इशारा किया। लू शी हिचकिचाते हुए उसके पास गई और विनम्रता से बोली, महाराज, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? मिंग ने उस प्यारी सी छोटी बच्ची को देखा और आह भरी। उसने कहा, मुझे बताओ, मैं कितने समय तक कोमा में थी और मेरे साथ क्या हुआ था? उसने बेपरवाही से पूछा। लू शी ने उसे हैरानी से देखा, लेकिन जवाब दिया, श्रीमती, आप 1 सप्ताह से अधिक समय तक कोमा में थीं। जब आप तालाब में गिरी और बाद में आपको बचाया गया तो आपकी सांसें कमजोर थीं। उसने भारी स्वर में कहा। मिंग ने उसकी बात सुनकर अपनी भौहें ऊपर उठा ली। तो फिर? उसने पूछा। सभी डॉक्टरों ने कहा था कि कोई उम्मीद नहीं है और आपको बचाया नहीं जा सकता, लेकिन तभी एक संदिग्ध महिला प्रकट हुई और दावा किया कि वह आपका इलाज कर सकती है। पहले तो महाराज हिचकिचा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने उस महिला को आपका इलाज करने की अनुमति दे दी। उस महिला की वजह से आपकी सांसें फिर से स्थिर हो गईं, लेकिन आप लंबे समय तक बेहोश रहे। सभी शाही डॉक्टरों ने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि आप कब होश में आएंगे, लेकिन आज आखिरकार आप होश में आ गए। उसने आंसू पोंछते हुए कहा। झाओ मिंग ने उसे खाली निगाहों से देखा और मन ही मन सोचने लगी, क्या इस सारी गड़बड़ की वजह वही औरत है? क्या वही है जिसने झाओ मिंग को मेरे शरीर में भेजा है? लेकिन क्यों? उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्यों हुआ और क्यों हुआ। उसने लू शी की ओर देखा और पूछा, वो महिला कहाँ है? लू शी ने उसकी ओर देखकर जवाब दिया, श्रीमती, आपका इलाज करने के बाद वह महिला गायब हो गई। महाराज उस महिला को इनाम देना चाहते थे, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। लू शी की बात सुनकर मिंग कुछ कह नहीं पाए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये सब बेतुकी बातें हो रही हैं। वह इन सब के लिए झाओ मिंग को ही दोषी ठहरा सकती थी, क्योंकि अगर उसने उसका शरीर न लिया होता तो उसे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वह आज भी आधुनिक युग में जी रही होती, पार्टी कर रही होती और अपनी जिंदगी का आनंद ले रही होती। और शायद वह लीवेई के साथ खुशी से रह रही होती। ठीक है, शायद खुश नहीं, लेकिन कम से कम उसे इस तरह का दुख तो नहीं सहना पड़ता। उसने मन ही मन सोचा और आह भरी। फिर उसने लू शी की ओर देखा और बारिश में भीग जाने के कारण कपड़े बदलने के लिए कहा। जब लू शी ने उसे नए कपड़े दिए तो मिंग ने भौहें चढ़ाते हुए मन ही मन सोचा, ये कैसे कपड़े हैं? मैं इन्हें कैसे पहनूंगी? उसके उलझन भरे चेहरे को देखकर लू शी ने उसकी मदद करने की पेशकश की। उसने सोचा कि मिस के सिर में चोट लगी होगी, इसीलिए वह ऐसा व्यवहार कर रही हैं। इसलिए उसने उन्हें नए कपड़े बदलने में मदद की। फिर मिंग ने लू शी की तरफ देखकर कहा, अब तुम सो जाओ। मैं भी सो जाऊंगी। इसके बाद मिंग सख्त पलंग पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह बहुत थकी हुई थी। उसे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन अभी तो वह सोना चाहती थी। मिंग को सोते देख लू शी भी सो गई। आज की रात बहुत ही रोमांचक रही। ऐसा लगा जैसे एक ही रात में उसकी जिंदगी 1 हफ्ता कम हो गई हो। लू शी ने आह भरी और सो गई। अध्याय 76। आपने क्या कहा? जी राजवंश। अगले दिन लू शी सुबह जल्दी उठी और अपना काम शुरू कर दिया। उसने मिंग को नहीं जगाया क्योंकि वह जानती थी कि उसे आराम की जरूरत है। वह अपनी मालकिन के लिए कपड़े और अन्य जरूरी चीजें तैयार करने में व्यस्त थी, जिनकी उन्हें जागने के बाद जरूरत पड़ेगी। वह बहुत खुश थी कि मालकिन आखिरकार जाग गई हैं। अब महारानी का खिताब उन्हीं के पास रहेगा। जब जी चेन की नींद खुली तो हैंगओवर की वजह से उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह सोते समय अपना सिर मेज पर टिकाए बैठा था, उसकी गर्दन में दर्द था। पूरी रात ठंड में रहने के कारण उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसने किन्नर को बुलाकर चेहरा धोने के लिए वॉश बेसिन मंगवाया। उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। जब हिजड़ा आया और महाराज की हालत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ।
वह उनके लिए नहाने का बेसिन ले आया। कपड़े पहनने के बाद जी चेंग ने फैंग जू को अंदर बुलाया। वह महारानी से मिलने और शियाओली को महारानी बनाने के उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए जाना चाहता था। वह ऐसा नहीं करेगा, चाहे उसे अपनी मां के विरुद्ध ही क्यों न जाना पड़े। अब तक उसने अपनी मां की हर बात मानी थी, लेकिन अब और नहीं। अब वह अपनी प्रेमिका झाओ मिंग की रक्षा के लिए कुछ भी करेगा। जब फैंग जू अपने कक्ष में दाखिल हुआ और महाराज को देखा तो वह बोलने में हिचकिचाया। उसकी हिचकिचाहट देखकर जी चेंग ने पूछा, क्या हुआ, और उसने तिरछी नजरों से उसे घूरा। फैंग जू ने जी चेंग की ओर देखा और जो कुछ हुआ था उसे बताने में हिचकिचाई। फिर आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, महारानी जाग गई हैं। जब जी चेंग ने फैंग जू की बातें सुनी तो वह स्तब्ध रह गया। उसने उसे खाली निगाहों से देखा और फिर पूछा, क्या तुमने क्या कहा? उसे यकीन नहीं था कि उसने सही सुना है, क्योंकि कल डॉक्टर ने कहा था कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उन्हें नहीं पता कि वह कब होश में आएगी। फैंग जू ने उसका पीला चेहरा देखा। वो समझ गया कि वह अपनी कही बात की पुष्टि करना चाहता है, इसलिए उसने उसकी ओर देखकर दृढ़ता से कहा, महाराज, आपने सही सुना। महाराज जाग गए हैं और वह ठीक हैं। कल रात, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जी चेंग मिंग के कक्ष की ओर दौड़ पड़ा। फैंग जू ने जी चेंग की पीठ देखी, जो उसकी बात सुने बिना ही भाग गया। वह उसे बताना चाहता था कि महाराज बदल गए हैं। उनका व्यवहार अजीब था, लेकिन वह उसकी बात सुने बिना ही भाग गया। उसने आह भरी। जब जी चेंग मिंग के कक्ष के सामने पहुंचा तो वहां मौजूद पहरेदारों ने उसका स्वागत किया। वह कक्ष की सीढ़ियों पर ही खड़ा रह गया। उसे अंदर जाने में झिझक हो रही थी। अगर यह सपना था तो वह इससे जागना नहीं चाहता था, क्योंकि यह एक खूबसूरत सपना था। वह वहीं खड़ा रहा और अपने सामने बंद दरवाजे को देखता रहा। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। उसने गहरी सांस ली और जैसे ही वह दरवाजे पर दस्तक देने वाला था, दरवाजा अंदर से खुल गया। जैसे ही अंदर से दरवाजा खुला, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन जब उसने दरवाजे के पीछे खड़े व्यक्ति को देखा तो उसके चेहरे पर शिकन आ गई। जब दरवाजा खुला तो सामने लू शी खड़ी थी। उसने भौहें चढ़ाकर उसे ठंडे लहजे में देखा। लू शी ने जब दरवाजा खोला और महाराज को दरवाजे पर खड़ा देखा तो वह डर गई। वह लगभग उछल पड़ी। उनके ठंडे चेहरे को देखकर वह हकलाते हुए बोली, महाराज, आपको प्रणाम। उसने झुकते हुए कहा। उसने उसके अभिवादन का जवाब नहीं दिया, बल्कि अंदर देखने की कोशिश की। लू शी उसकी बात समझ गई और मुस्कुराते हुए बोली, महारानी कल रात कोमा से जाग गई हैं। जब उसने ये शब्द कहे तो उसने सख्त चेहरे से उसकी ओर देखा, लेकिन अब उसका चेहरा ठंडा नहीं था। वह अंदर जाना चाहता था, लेकिन उसने जल्दी से कहा, महाराज, श्रीमती अभी तक नहीं उठी हैं। जब उसने उसकी बातें सुनी तो उसने भौहें चढ़ा ली। उसके भावहीन चेहरे को देखकर वह समझ गई कि उसने उसकी बात को गलत समझा है, इसलिए उसने जल्दी से कहा, महाराज, श्रीमती जी अभी तक नींद से नहीं उठी हैं। उन्हें आराम की जरूरत है, इसलिए मैंने उन्हें अभी तक नहीं जगाया है। जी चेंग ने कहा, कोई बात नहीं, अब आप जा सकती हैं। मैं उसका ख्याल रखूंगा। उसने उसे जाने का इशारा करते हुए कहा। वह उसका मतलब समझ गई और एक बार फिर झुककर कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद जी चेंग ने गहरी सांस ली और कमरे में दाखिल हुआ। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके लिए क्या मुसीबत आने वाली है। उसने दूर से उस लड़की को देखा जो अपने आसपास की दुनिया से बेखबर बिस्तर पर शांति से सो रही थी। उसे सोते हुए देखकर वह मुस्कुराया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिरकार वह जाग उठी। वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता जो उसे मिला है। वह उसे संजोकर रखेगा और उससे प्यार करेगा। वह उसे फिर से मुस्कुराते हुए देखना चाहता है और उसे फिर से चेंग कहते हुए सुनना चाहता है। उसे अब महल के नियमों की परवाह नहीं, जब तक उसकी महारानी खुश है। सम्राट होने का क्या मतलब है जब कोई अपनी पत्नी को भी खुश नहीं रख सकता। अब उनकी पहली और सर्वोपरि प्राथमिकता उनकी पत्नी, उनकी महारानी होंगी। Chapter 77 I slapped him. When Ji Cheng entered the room and saw Chao Ming sleeping peacefully on the bed, he smiled. It's been so long that he had smiled again. On the other side, Chao Ming अध्याय 77 मैंने उसे थप्पड़ मारा। जब जी चेन कमरे में दाखिल हुआ और उसने झाओ मिंग को बिस्तर पर शांति से सोते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बहुत दिनों बाद उसने फिर मुस्कुराया था। दूसरी ओर झाओ मिंग उर्फ जी मिंग अपने आसपास के माहौल के बावजूद चैन से सो रही थी। वह गहरी नींद सोती थी और सोते समय उसने अपने ऊपर ओढ़े कंबल को लात मारी।
जिसके कारण उसके पैर ठंड के संपर्क में आ गए और उसकी तेज हरकतों से उसकी पोशाक ऊपर चढ़ गई। जब जी चेंग उसके बिस्तर के पास पहुंचा तो वह अचानक रुक गया। उसने देखा कि उसका कंबल जमीन पर पड़ा है और उसका एक पैर बिस्तर से बाहर लटका हुआ है। उसकी पोशाक ऊपर उठ गई है जिससे उसके दूधिया सफेद पैर दिख रहे हैं। उसने उसकी यह हालत देखी और घबरा गया। उसे याद है जब उन्होंने अपनी पहली रात साथ बिताई थी, वह होश में नहीं था। किसी ने उसके पेय में कुछ मिला दिया था जिससे वह अपना आपा खो बैठा और उस रात उससे बात भी नहीं कर पाया, कम से कम उसे सहज महसूस भी नहीं करा पाया। बाद में उसे पता चला कि यह उसकी माँ की करतूत थी। उसने बस कंधे उचकाते हुए कहा कि वह तो बस एक पोता पोती चाहती थी और शादी की रात शराब पीना तो सामान्य बात है। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। उस समय वह कुछ कह नहीं सका, लेकिन अपनी माँ के व्यवहार से बहुत क्रोधित था। वह अपनी पहली रात इस तरह नहीं बिताना चाहता था, जहां वह सब कुछ भूल गया और अपनी माँ से प्रेम करने के बजाय केवल अपनी वासना को पूरा कर रहा था। जब भी उसे उस रात की याद आती तो वह खुद से घृणा करता कि उसने इस तरह अपना आपा खो दिया। वर्तमान में लौटते हुए जब उसे ये सब याद आया और उसने अपने सामने सो रही मिंग को देखा तो उसने आह भरी। फिर वह उसकी ओर बढ़ा और जमीन से कंबल उठाकर उसे उड़ा दिया। फिर उसने उसके पैर को कंबल के अंदर डालने की कोशिश की। उसके बाद उसने उसे ठीक से कंबल से ढक दिया, जिसके लिए वह झुककर उसके कंधों तक उसे ढकने लगा। जब वह कंबल उड़कर उसके करीब आया तो उसे उसके गुलाबी होंठ, उसका पीला चेहरा दिखाई दिया जो उसके इतने करीब था। वह उसे प्यार भरी निगाहों से देखता रहा, कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और उसकी सुंदरता को निहारता रहा। तभी अचानक मिंग ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसे अपने चेहरे के इतने करीब देखकर डर लग गया और वह चीख पड़ी, आह! घबराहट में उसने गलती से उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। जब वह वहां खड़ा उसे देख रहा था तभी अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी। वह घबरा गया और उसने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह और भी घबरा गई और उसने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ पड़ते ही वह स्तब्ध रह गया। ये पहली बार था जब किसी ने उसे थप्पड़ मारा था, यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी उसे कभी थप्पड़ नहीं मारा था। जब उसने उसे थप्पड़ मारा तो वह अविश्वास से उसकी ओर देखने लगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन झाओ मिंग उसे थप्पड़ मारेगी। वह उसी झुकी हुई मुद्रा में था, लेकिन अब उसका हाथ कंबल से हटकर उसके चेहरे पर चला गया था जहां उसने अभी अभी थप्पड़ मारा था। फिर वह अजीब तरह से सीधा खड़ा हो गया और अपनी आंखों में दिख रही शर्मिंदगी को छिपाने के लिए नजरें फेरने की कोशिश करने लगा। वह उस पर गुस्सा नहीं था, भला वह उसे थप्पड़ मारने पर कैसे गुस्सा हो सकता था। वह इसके लायक था, इसीलिए वह कुछ कह नहीं पाया। अगर वह उसे और थप्पड़ मारना चाहती तो वह खुशी खुशी उसकी बात मान लेता, बस वह उसके साथ रहे। दूसरी ओर मिंग नींद से जागते जागते स्तब्ध थी और अपनी तेज प्रतिक्रिया के कारण उसने गलती से उसे थप्पड़ मार दिया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने मासूमियत से उसकी ओर देखा और सब कुछ भूलने की कोशिश की। लेकिन ये बात इतनी आसानी से नहीं भूली जा सकती। उसने अपने सामने खड़े उस सुंदर पुरुष को देखा जिसने गहरे नीले रंग का चोला पहना हुआ था, उसके बाल पीछे बंधे हुए थे और उसका चेहरा किसी कलाकृति की तरह तराशा हुआ था। वह इतना सुंदर था कि उसके सामने लिवेई भी गौण लग रही थी। फिर उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह झाओ मिंग के शरीर में है और रात में जो कुछ भी हुआ था वह सपना नहीं था। उसने आह भरी। फिर उसे एहसास हुआ कि यह वही आदमी है जिससे झाओ मिंग प्यार करती है। उसने मन ही मन सोचा, इसमें कोई शक नहीं कि वह लड़की उसके लिए इतनी दीवानी क्यों थी। मैंने सोचा था कि वह उससे दिल से प्यार करती है, लेकिन असल में वह इस खूबसूरत चेहरे के पीछे कुछ और ही थी। उफ! मैंने सोचा था कि वह सचमुच उससे प्यार करती है, वह बिल्कुल मेरी ही तरह है, सुंदर पुरुषों के लिए दीवानी। वह अपनी काल्पनिक दुनिया में इतनी खोई हुई थी कि वह अपने आसपास की चीजों को भूल गई और अपने कार्यों के लिए माफी भी नहीं मांगी। उसने उसे देखा जो स्तब्ध थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तभी अचानक बाहर पहरा दे रहे दो गार्ड अंदर घुस आए। जी चेंग और झाओ मिंग दोनों ने एक ही समय पर उनकी ओर देखा। जी चेंग ने ठंडी निगाहों से उन्हें घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अनुमति के बिना अंदर आने की। उसकी खतरनाक आभा से भयभीत होकर एक पहरेदार ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, हमने महारानी की चीख सुनी। हमने पहले दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर हमें अंदर आना पड़ा। सुरक्षा कारणों से उसने जानबूझकर आखिरी हिस्सा जोड़ा, वरना जी चेंग उसे मार डालता। फिर जी चेंग ने मिंग की ओर देखा जो अब भी स्तब्ध होकर पहरेदारों को घूर रहा था। उसने आह भरी और पहरेदारों को जाने का इशारा किया।
गार्डों ने भी बातचीत जारी नहीं रखी और मुड़कर जाने लगे। जैसे ही वे कमरे से निकले, उसे अचानक एक बात का एहसास हुआ। उसने उलझन भरी नजरों से उसकी ओर देखा और हकलाते हुए पूछा, महामहिम। महाराज। उसे अचानक उन पहरेदारों के शब्दों की याद आई कि वह न केवल वह व्यक्ति था जिससे झाओ मिंग प्रेम करती थी, बल्कि उसका पति और उससे भी महत्वपूर्ण, जी राजवंश का सम्राट था। उसने शाही परिवार के किसी भी सदस्य को कभी नहीं देखा था। हालांकि जिनका परिवार बेहद अमीर है और समाज में उसका रुतबा बहुत ऊंचा है, लेकिन वह कुलीन वर्ग से बिल्कुल अलग है। और अब वह महारानी बन चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं उसकी सास और उस कमीनी शियाओली को संभाल सकूं तो यहाँ रहना इतना बुरा नहीं होगा। लेकिन मेरे फोन और वाईफाई का क्या होगा? वह खरीदारी के बिना तो रह सकती है, लेकिन उसका फोन, उसके बिना वह क्या करेगी? जैसे ही उसने उससे पूछा कि क्या वह महाराज हैं, वह थोड़ा असमंजस में था, फिर भी उसने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। जब झाओ मिंग को ये बात समझ आई, तो उसने सबसे पहले हैरानी से कहा, ध तेरे की। और अपने चेहरे पर सदमे का भाव लिए हुए उसने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उसने सम्राट को थप्पड़ मारा था। उसने सोचा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस दुनिया में आते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैंने इतने सारे ऐतिहासिक नाटक देखे हैं, और अगर कोई सम्राट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था, तो उसके लिए एकमात्र सजा यही होती थी, उसे मार देना। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं अपनी तेज प्रतिक्रियाओं और अनाड़ीपन की वजह से फिर से मरने वाली हूं? फिर उसने छत की ओर देखा और घूरते हुए कहा, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या गलत किया है कि मुझे इस तरह की सजा मिल रही है? आप मेरी जिंदगी को नरक बनाने पर इतने अड़े क्यों हैं? पहली बात तो ये कि मैं प्राचीन काल में जाग उठी, दूसरी बात ये कि इस अजीब जगह पर अपनी पहली सुबह ही मैंने सम्राट को थप्पड़ मार दिया। अगर तुमने ही मुझे यहाँ भेजा है, तो कम से कम मुझे यहाँ शांति से रहने तो दो, मेरे साथ ये गंदी चालें क्यों चल रहे हो? उसने लगभग रोते हुए चेहरे से मन ही मन सोचा। जी चेंग ने उसकी निगाहों का पीछा करते हुए छत की ओर देखा और फिर दोबारा उसकी ओर देखा। वह क्या सोच रही थी? और वो किस तरह की भाषा बोल रही है? मैंने इस तरह की भाषा कभी नहीं सुनी। उसने उलझन भरे भाव से उसकी ओर देखा। अध्याय 78, अजीबोगरीब। जब वह अपनी काल्पनिक दुनिया में खोई हुई थी, तब वह उसे स्नेह भरी निगाहों से देख रहा था। ये झाओ मिंग पहले वाली मिंग से बिल्कुल अलग थी। पहले वाली झाओ मिंग शांत, विनम्र और सलीकेदार थी। उसके हर शब्द में गहरा अर्थ छिपा होता था, लेकिन साथ ही वह बेहद भोली और हंसमुख भी थी। इसीलिए उसे उसके लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि महल में आने के बाद उसकी खुशियां कहीं खो गई थीं। उसकी आंखें कोमल और प्रेम से भरी थीं। जहां एक ओर वह उसे प्यार से देख रहा था, वहीं दूसरी ओर मिंग बुरी तरह डरी हुई थी। उसे याद था कि झाओ मिंग और जी चेन का रिश्ता अच्छा नहीं था, ठीक वैसे ही जैसे उसका और ली वेई का। लेकिन कम से कम उस देश में कानून तो था, और अगर उसने कभी उसे थप्पड़ मार भी दिया होता तो उसे जान से नहीं मारा जाता। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। इस समय वह सबसे ज्यादा लीवेई को याद कर रही थी। हालांकि वह उससे ज्यादा लीवेई की शक्ति और रुतबे से प्यार करती थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। लीवेई ने भी उससे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन कम से कम वह इस सम्राट से तो बेहतर था। लीवेई के साथ उसे छोटी मोटी बातों की चिंता नहीं करनी पड़ती थी और वह जो चाहे कर सकती थी। लेकिन महल में नियम बहुत सख्त हैं। उसके लिए अपने कार्यों पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल है। वह नियमों का पालन नहीं कर पाती, क्योंकि उसे नियम पसंद नहीं थे। वह नियमों का पालन करने वाली नहीं, बल्कि नियमों को तोड़ने वाली बन गई थी। और उन सभी ऐतिहासिक नाटकों ने, जो नाटक और साजिशों से भरे थे, मिंग को एक भयानक जगह के रूप में चित्रित कर दिया था। वह इस महल को पसंद नहीं कर पाती थी। डॉट 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 डॉट। जी चेंग ने उसके भीतर के उथल पुथल को तोड़ते हुए धीरे से कहा, मिंग। झाओ मिंग ने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, आह। वह बुरी तरह डरी हुई थी। उसे लगा कि वह उसे मौत की सजा देगा, इसलिए उसने कुछ भी कहने से पहले ही जल्दी से अपनी बात समझाए, अहम, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इरादा आपको मारने का नहीं था। बस जब मैं उठी तो आप बहुत पास थे, इसलिए मैं डर गई और गलती से आपको लग गया। ये जानबूझकर नहीं किया गया था, इसलिए कृपया मुझे सजा न दें। उसने ये सब कहते हुए अपने हाथ सामने जोड़ लिए, मानो गिड़गिड़ा रही हो। ये सब कहते हुए उसने उसकी ओर देखा। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। उसने सोचा, उसकी मौत करीब है। अब वो सचमुच मर जाएगी। जब वह बोल रही थी, वह उसे खाली निगाहों से देख रहा था। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसने उसे पहले कभी इस तरह जल्दबाजी और अशिष्टता से बोलते नहीं देखा था।
यहाँ तक कि जब उनके बीच बड़े झगड़े होते थे तब भी वह इस तरह घबराती नहीं थी। और अब एक छोटी सी गलती के कारण वह ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। क्या वह उससे इतनी डरी हुई थी कि एक छोटी सी गलती की वजह से वह उसे मरवा देगा? अचानक उसके दिल में दर्द उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे समझाए कि वह उससे प्यार करता है। उसने उसकी घबराई हुई आंखों को देखा जो रोने के कगार पर थीं। उसने उसकी आंखों में देखा और बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसने कहा, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मुझे पता है तुमने जानबूझकर मुझे नहीं मारा और मेरी गलती थी कि तुम चौंक गए। इसलिए शांत हो जाओ। उसने उसकी आंखों में देखते हुए और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। मिंग ने उसे हैरानी से देखा और सोचा, अरे ये तो जी चेंग नहीं है। है ना? क्योंकि झाओ मिंग के अनुसार तो वो एक निर्मम इंसान था, लेकिन यहाँ तो वो अपनी उन खूबसूरत आंखों से मुझे कोमलता से देख रहा है। अरे रुको, क्या मैंने अभी खूबसूरत कहा? लेकिन फिर इस आदमी की पलकें मुझसे बड़ी क्यों है? कहीं उसने आंखों की सर्जरी तो नहीं करवाई? रुको, बात ये नहीं है। असल मुद्दा ये है कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था। क्या वो मेरी परीक्षा ले रहा है? उसने मन ही मन सोचा। वो अभी अभी इस दुनिया में आई थी और जो कुछ भी देखती उस पर आसानी से विश्वास नहीं कर पाती थी। उसने कई ऐतिहासिक नाटक देखे थे और जानती थी कि महल में लोग ज्यादा धूर्त और क्रूर होते हैं। वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकती। इसलिए उसने हिचकिचाते हुए उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। जब उसने उसे चुप देखा तो उसे बुरा लगा। क्या वह उस पर विश्वास नहीं करती? उसने माथे पर शिकन डाली। वह उसे विश्वास न करने के लिए दोष नहीं दे सकता था, क्योंकि पहले उसके साथ अच्छा व्यवहार न करना उसकी गलती थी। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, क्या आपने डॉक्टर से जांच करवाई थी? मिंग ने अपना सिर हिलाया। उसने उसका तापमान जांचने के लिए अपनी हथेली से उसके माथे को छुआ, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, वह तुरंत पीछे हट गई। उसे उसकी कोमलता की आदत ही नहीं पड़ पाई थी। उसने हवा में उठे उसके हाथ को देखा और फिर उसे देखकर अजीब सी मुस्कान दी। वह उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अनजाने में ही वह पीछे हट गई, क्योंकि उसे कभी किसी ने इस तरह से प्यार और देखभाल नहीं की थी। इसलिए उसे इस तरह की देखभाल और प्यार की आदत नहीं थी। उसके पिता द्वारा उसकी मां के साथ किए गए विश्वासघात के कारण वह सदमे में थी और वह आसानी से किसी पर विश्वास नहीं कर पाती थी। उसने अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली थी, जिससे लोग आसानी से उसके पास नहीं आ पाते थे। यही कारण था कि वह लीवेई या उसके परिवार के करीब नहीं आ पाए, क्योंकि वे इतने अच्छे थे कि उन पर विश्वास करना मुश्किल था। वह हमेशा सोचती थी कि अगर वह उनके बहुत करीब आ गई तो लीवेई से बिछड़ने पर उसे और भी ज्यादा दर्द होगा। वह लंबे समय तक विदेश में रही और वापस आने के बाद उसके दादाजी का भी देहांत हो गया। लीवेई के साथ रहते हुए उनके बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं था, इसलिए उसे इस तरह के प्यार और देखभाल की आदत नहीं थी। उसकी हरकतें देखकर उसने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया और जांघों पर रख लिया और असहजता कम करने के लिए दूसरी तरफ देखने लगा। लेकिन इससे स्थिति और भी असहज हो गई। अध्याय 79। वह सचमुच अजीब व्यवहार कर रही थी। जी चेंग जानता है कि उसे समय चाहिए और वह उसके पुराने कर्मों के लिए उसे यूं ही माफ नहीं कर सकता। उसने आह भरी। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने फैंग जू को अंदर बुलाया। उन्होंने झुककर उनका अभिवादन किया, महामहिम और महारानी को मेरा प्रणाम। उन्होंने उनके सामने आदरपूर्वक सिर झुकाया। जी चेंग की अनुमति से वह खड़ा हो गया और बोला, महामहिम कोई आदेश? जी चेंग ने मिंग के सामने उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि वह खड़ा हुआ और फैंग जू के पास जाकर धीमी आवाज में पूछा, और किसे पता है कि मिंग जाग गया है? वह नहीं चाहता कि मिंग उनकी बातचीत सुने। फैंग जू ने धीमी आवाज में जवाब दिया, महाराज महारानी के बारे में केवल कुछ ही लोगों को पता है। मैंने आपको बताने से पहले ही खबर को लीक होने से रोक दिया है। जी चेंग ने उसकी ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। शाही डॉक्टर को बुलाओ और उन्हें मिंग की हालत की जांच करने दो, उन्होंने मिंग की ओर देखते हुए कहा, जो बिस्तर पर बैठी अपने आसपास के माहौल का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर रही थी। वह सोच में डूबी हुई थी कि अगर वह इन प्राचीन वस्तुओं को बेच दे तो लीवेई से भी ज्यादा अमीर हो जाएगी। उसने मन ही मन सोचा, अगर शिनई को पता चल गया कि मैं महारानी बन गई हूं तो वह गुस्से से मर ही जाएगी। लेकिन इस महल में तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूंगी? यहाँ न मॉल है, न फोन, न वाईफाई, न ही टीवी। मैं अपना समय कैसे बिताऊंगी? ये सब सोचते हुए वह निराश हो गई। झाओ मिंग मेरे शरीर में मजे से जी रही होगी। उसने मन ही मन सोचा।
जी चेंग की बातों पर फेंग जू ने सिर हिलाया और वापस चली गई। जी चेंग झाओ मिंग के पास गई और उसके बगल में बैठ गई। मिंग, मुझे खुशी है कि तुम जाग गई, उसने स्नेहपूर्वक उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसके अचानक किए गए कबूलनामे ने उसे चौंका दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके जैसा कठोर सम्राट इतने कोमल स्वर में मीठे शब्द बोल सकता है। वह स्थिति को समझ नहीं पा रही थी। क्या जाओ मिंग की असली छवि उसकी यादों में सच थी या उसके सामने खड़ा आदमी उतना बुरा नहीं था जितना वह सोचती थी। उसने उसे देखा और सोच में डूब गई। वह मन ही मन मुस्कुराए, पर मैं यहाँ आकर खुश नहीं हूँ। लेकिन उसने उन्हें एक विनम्र मुस्कान दिखाए और कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह सम्राट के साथ अभद्र व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसे अपनी जान सबसे प्यारी थी और वह दोबारा मरना नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद वह कमरे से बाहर निकला और लू शी को झाओमिंग को कपड़े बदलने और तैयार होने में मदद करने के लिए भेजा ताकि बाद में डॉक्टर उसकी जांच कर सकें। वह उसके कमरे के सामने वाले बगीचे में टहल रहा था, तभी फेंग जू डॉक्टर के साथ वहां आए। शाही चिकित्सक महामहिम को प्रणाम, उन्होंने 90 डिग्री के कोण पर झुकते हुए अभिवादन किया। जी चेंग ने सहमति में सिर हिलाया। उसी समय कक्ष का द्वार उनके प्रवेश के लिए खुल गया। जी चेंग अंदर चले गए, उनके पीछे शाही चिकित्सक और फेंग जू भी गए। लू शी उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। जब जी चेंग कमरे में दाखिल हुआ तो उसने मिंग को बिस्तर के किनारे बैठे देखा। उसने हल्के गुलाबी रंग का गाउन पहना हुआ था, जिसके साथ खूबसूरत हेयरपिन और अन्य गहने लगे हुए थे। उसके बाल कई पिनों से बंधे हुए थे और आधे खुले हुए थे। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। जी चेंग अपनी जगह पर जम गया और उसे लगातार घूरता रहा। झाओ मिंग ने सोचा कि उसकी त्वचा पहले से कहीं अधिक मुलायम हो गई है और उसकी त्वचा की स्थिति भी पहले से कहीं बेहतर है। अरे बाप रे, इस झाओमिंग के पास तो मेकअप प्रोडक्ट्स या फेस पैक भी नहीं है, फिर भी उसकी त्वचा मुझसे कहीं बेहतर है। खैर कोई बात नहीं, अब मेरी त्वचा मुलायम और चिकनी है। वह मुस्कुराए। जी मिंग एक मिलनसार लड़की थी, लेकिन पहले वह थोड़ी रूखी थी क्योंकि शिनई रोज उसका मूड खराब कर देती थी। लेकिन अब उसने इतना कुछ अनुभव कर लिया था कि वह फिर से अपनी माँ की लाडली बन गई थी। अब वह फिर से वही मासूम और चंचल मिंग बन गई थी, न कि पहले की ठंडी और घमंडी मिंग। उसने महारानी के रूप में अपने जीवन का आनंद लेने का फैसला किया और तय किया कि जब तक कोई उसे उकसाएगा नहीं, तब तक वह किसी के खिलाफ कुछ नहीं करेगी। अगर कोई उससे चालाकी करने की कोशिश करता तो वह उसे आसानी से नहीं छोड़ती। वह झाओ मिंग की तरह आसानी से दबने वाली नहीं थी, वह कमजोर होने के बजाय एक सख्त इंसान बनना पसंद करती थी। ... जी चेंग उसके पास गया, उसे देखते ही वह खड़ी हो गई। उसने उसकी ओर देखा और उसे बैठने का इशारा किया। फिर उन्होंने शाही चिकित्सक से उसकी जांच करने को कहा। चिकित्सक आगे आया और उसकी नाड़ी जांचने लगा। उसने झाओ मिंग को देखा और फिर से उसकी नाड़ी पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ देर बाद उसने जी चेंग की ओर मुड़कर कहा, महामहिम, यह एक चमत्कार है। महारानी अब ठीक हैं। कल तक उनके होश में आने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब उनकी नसें साफ हो गई हैं और उनमें ऊर्जा का प्रवाह ठीक से होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हमें बस उनके खान पान का ध्यान रखना है और उन्हें ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए भरपूर आराम की आवश्यकता है। कुछ दिनों में वे पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी। डॉक्टर ने चेहरे पर मुस्कान लिए कहा। वह मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि उन्होंने उसे जगा दिया, क्योंकि अगर वह नहीं जागती तो जी चेंग उसे खुद कोमा में भेज देती। ये सुनकर जी चेंग प्रसन्न हुआ और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लेकिन डॉक्टर के बोलते ही उसकी मुस्कान रुक गई। जी चेंग ने डॉक्टर की ओर तिरछी नजर से देखा और उनके आगे बोलने का इंतजार किया। डॉक्टर ने कहा, लेकिन महाराज, जैसा कि मैंने उनसे पूछा, महारानी कुछ बातें भूल गई होंगी। उन्हें दुर्घटना से पहले का दिन और कुछ अन्य बातें याद नहीं हैं। मेरा अनुमान है कि उन्हें आंशिक स्मृतिलोप हो गया है, यानी वे अपनी याददाश्त के कुछ हिस्से भूल गई हैं। इसीलिए उनका व्यवहार फेंग जू के वर्णन के अनुसार अजीब था। जी चेंग ने ठंडे स्वर में फेंग जू की ओर देखा। बाद वाले ने नजरें नीचे कर ली और आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं की। जी चेंग की ठंडी निगाहों को देखकर डॉक्टर ने तुरंत समझाया, लेकिन कोई समस्या नहीं है। 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक कोमा में रहने का ये बस एक दुष्प्रभाव हो सकता है। यह अस्थायी है और महारानी जल्द ही ठीक हो जाएंगी। हमें बस उनकी देखभाल करनी थी और उन्हें तनाव नहीं लेने देना था, क्योंकि इससे उनके दिमाग पर दबाव पड़ सकता है और उन्हें मस्तिष्क रक्तस्राव हो सकता है। उन्होंने जी चेंग से नजरें बचाते हुए कहा। जी चेंग के आसपास का वातावरण अचानक ठंडा हो गया। उसने अपनी तीखी ठंडी निगाहों से डॉक्टर को देखा और पूछा, ठीक है, अब वापस जाओ।
फैंग जू डॉक्टर को बाहर ले गई। जी चेंग ने मिंग की ओर देखा, जो बिस्तर पर उदासीन भाव से बैठी थी। उसने आह भरी। वह वाकई अजीब व्यवहार कर रही थी। वह उसके बारे में चिंतित था, हालांकि वह चाहता था कि वह अतीत की सभी बुरी यादों को भूल जाए, लेकिन उसे खुशी थी कि वह ठीक थी और उसकी देखभाल से वह स्वस्थ हो जाएगी। उसे बस उसकी देखभाल करने की जरूरत है। अध्याय 80। वे सोचते हैं, मैं पागल हूँ। जब शाही डॉक्टर फैंग जू के साथ चले गए तो झाओ मिंग डॉक्टर की पीठ को देख रही थी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, अजीब व्यवहार करने का उनका क्या मतलब है? क्या वे मुझे पागल समझते हैं या क्या? उसने झुंझलाहट से भरी भौहों के साथ डॉक्टर की पीठ की ओर देखा। मेरा मतलब है, सच में वे उसे पागल कह रहे हैं। वह यहाँ सबसे समझदार इंसान है। आखिर वह भविष्य से आई है। उसने मन ही मन गुस्से से कहा। हाँ, झुंझलाहट में उसने जोर से हंसते हुए कहा। उसकी इस आवाज पर जी चेंग उसकी तरफ मुड़ा, और जब उसने उसकी व्यंग्यात्मक मुस्कान देखी तो वह भ्रमित हो गया। अब तक तो उसे यही लगता था कि वह उसे पूरी तरह जानता है, या कम से कम उसे बेहतर तरीके से जानने लगा है। लेकिन जब उसने उसकी व्यंग्यात्मक मुस्कान देखी तो वह असमंजस में पड़ गया। वह हमेशा सबके साथ बहुत विनम्रता से पेश आती थी। उसने कभी किसी नौकर को डांटा तक नहीं था। उसने उसे कभी इस तरह मुस्कुराते नहीं देखा था। यह उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। उसने सोचा कि वह आंशिक स्मृतिलोप के कारण आराम की जरूरत महसूस कर रही है, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रही है। उसने उसे प्यार से देखा और मुस्कुराया। उसकी निगाहें महसूस करते हुए झाओमिंग ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी निगाहें उसी पर टिकी हैं। वह असहज होकर मुस्कुराए। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन उसे उसकी दयनीय नजरें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थीं। उसने मन ही मन सोचा, तो ये लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। अब जब ये लोग मुझे पागल समझ ही रहे हैं तो फिर पागलपन भरी हरकतें क्यों न जारी रखूं? वह शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुराए, या यूं कहें कि डरावनी मुस्कान के साथ। अगर कोई उसे देखे तो ऐसा लगता है जैसे उस पर किसी भूत का साया हो। तकनीकी रूप से ये गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि वह झाओमिंग नहीं थी। लेकिन उसे पागल क्यों समझा गया जबकि झाओमिंग मेरे शरीर में अपने जीवन का आनंद ले रही होगी? फिर जी चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मिंग, अब जाओ और आराम करो। तुम्हें आराम की जरूरत है। इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। उसकी बातें सुनकर मिंग चिढ़ गई। मुझे आराम नहीं करना है। मैं ठीक हूँ। मैं बाहर जाकर ताजी हवा लेना चाहती हूँ। उसने उसे डांटते हुए कहा। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वह रूखे लहजे में बात कर रही थी, जो एक सभ्य महिला के लिए उचित नहीं था। आमतौर पर सम्राट से बात करते समय सभी को औपचारिक लहजे का प्रयोग करना चाहिए, और केवल सम्राट ही नहीं, ये महल में पालन किए जाने वाले बुनियादी शिष्टाचार हैं। लेकिन वह उससे अनौपचारिक ढंग से बात कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे, लेकिन किसी कारणवश उसे यह एहसास बुरा नहीं लग रहा था। पूरे महल में किसी ने भी उससे इतनी सहजता से बात नहीं की थी, लेकिन उसे अपने साथ इतना सहज देखकर अच्छा लग रहा था। महल में आने के बाद भी वह कभी इतनी सहज नहीं हुई थी। वह उसके सामने बहुत सतर्क रहती थी, डरती थी कि कहीं उसका सबसे बुरा रूप सामने न आ जाए। वह हमेशा उससे विनम्रता और सम्मान से बात करती थी। उसने कभी भी अपनी निजी भावनाएं उसके सामने जाहिर नहीं की। उसे डर था कि अगर वह अपनी सच्ची भावनाएं दिखाएगी तो वह उससे नफरत करने लगेगा, लेकिन इसी वजह से वह हमेशा उससे दूरी बनाए रखता था। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा। उसने उसकी ओर देखकर कहा, तुम बाहर जा सकती हो, लेकिन आज नहीं। तुम कल ही कोमा से जागी हो। कुछ दिन आराम करो, फिर बाहर जा सकती हो। उसने सख्त लहजे में कहा। उसकी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ गया। उसकी जिंदगी में किसी ने उसे नियंत्रित नहीं किया था, हालांकि वह उसकी परवाह करता था, फिर भी उसे यह बात खटकती थी। उसे लगा जैसे वह उसकी पसंद की आज़ादी पर रोक लगा रहा हो। वह एक स्वतंत्र महिला थी, 7 साल अकेले विदेश में रह चुकी थी। उसे किसी की अनुमति के बिना अपने फैसले लेने की आदत थी, और शायद इसी वजह से उसकी लीवे से कई बार लड़ाई हुई। उसने उसकी ओर देखा और दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं आज ही जाऊंगी। मैं अब और आराम नहीं करना चाहती और मुझे नहीं लगता कि महाराज को इससे कोई आपत्ति होगी। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा और आंखें सिकुड़ी। वह उसे न कहना चाहता था, लेकिन चुप रहना ही बेहतर समझा। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, कहीं भी जाने से पहले नाश्ता कर लो और लूशी को भी साथ ले जाओ, और फिर जाने के लिए मुड़ गया।
वह उसके बारे में चिंतित था, लेकिन वह उसे गलत समझ रही थी। वह उसे डांटना नहीं चाहता था, इसलिए बिना कुछ कहे वह जाने के लिए मुड़ गया। उसने आह भरी। कोमा से जागने के बाद मिन को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन वह उससे नफरत नहीं करता, क्योंकि उसे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। और तो और, महिलाओं का थोड़ा नखरा दिखाना तो सामान्य बात है, पहले उसका इतना दब्बू होना अजीब था। अब वो उसे थोड़ा लाड़ प्यार करना चाहता है, वो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है, महारानी नहीं। क्योंकि महारानी के कर्तव्यों को निभाते निभाते वो अपनी जिंदगी जीना भूल गई थी। वो हरम के कामकाज में व्यस्त थी, लेकिन उसकी सास उसे कभी पसंद नहीं करती थी और न ही उसके प्रयासों को महत्व देती थी। लेकिन अब वह उसकी रक्षा करेगा, चाहे इसके लिए उसे उसकी मां के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। अब वह उसकी साजिशों में नहीं फंसेगा और केवल मिन की बातों पर ही भरोसा करेगा। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।